आप सभी का दस्तक कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के 70 क्वेश्चन की। जैसा कि आपको पता है कि बिहार टीचर की वैकेंसी में जो 1 से 5 तक प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम है, उसके जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें आपके लगभग तकरीबन 35 से 40 क्वेश्चन जो है आपके मैथ और रीजनिंग के रहेंगे। बाकी 50-60 क्वेश्चन जो है आपका 70 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से संबंधित रहेगा, जिसमें आपके हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, साइंस है, करंट अफेयर है। तो ये 70 क्वेश्चन हम केवल इस वीडियो में कवर करेंगे सामान्य अध्ययन के, जो कि आपके यूथ कंपटीशन के जो है प्रैक्टिस सेट के हिसाब से है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए हैं। अगर हम पहले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पहले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक जो है स्थल पर गर्त आवासों के जो है प्रमाण मिले हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन इससे पूछा गया है गर्त आवास। गर्त माने होता है जमीन के अंदर धंसा हुआ या पड़ा हुआ, आवास माने होता है किसी चीज के रहने की जगह। तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो सीधे सीधे बुर्ज होम हो जाएगा। ठीक है, बुर्ज होम देखेंगे तो यह जगह जो है जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है और यह एक हड़प्पा कालीन क्या है, स्थल है, एक जगह है, जहां पर देखेंगे कि उस समय जो है हड़प्पा काल में जो है मालिक जब मर जाते थे, ठीक है, जब किसी घर के जो है मालिक जब मर जाते थे, ठीक है, तो उनके साथ उनके मरने के बाद उनके जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको भी उनके साथ क्या कर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 51 का डी हो जाएगा। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यह देखिए भगवान बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान जो है 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियों या फिर जिसे हम महाजनपद के नाम से जानते हैं अस्तित्व में थी। तो सीधे सीधे महाजनपदों की संख्या पूछा था उस समय। तो आपको पता है कि महाजनपदों की जो संख्या थी वह टोटल कितनी थी, 16 महाजनपद थे। आपको याद हो जैसे वत्स है, काशी, अंग, मगध, वज्जी, कौशल, ऐसे करके जो है आपके क्या थे, 16 महाजनपद थे और उनकी क्रमशः जो है अलग अलग राजधानियां हुआ करती थी। अब देखिए कुछ फैक्ट हमने इसमें नोट किया हुआ है आपके सहूलियत की दृष्टि से, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे देखिए ये है गौतम बुद्ध से संबंधित बौद्ध धर्म के, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको साफ दिख रहा होगा। इसको और हम बड़ा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे देख रहे हैं कि संस्थापक गौतम बुद्ध हैं बौद्ध धर्म के। इनके पूरा जन्म से लेकर के इनके पिता पुत्र गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, बौद्ध धर्म किन 2 जो है भागों में डिवाइड होता है, ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके जो है इसको आप एक नज़र में देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। आगे एक चीज़ें और भी बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो हिस्ट्री के सिलेबस में एक तो सामाजिक विज्ञान दिया है और दूसरा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया है। तो सामाजिक विज्ञान के पोर्शन में ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। ये देखिए आपका इससे संबंधित है, ठीक है, बौद्ध सभाओं से संबंधित। इसको भी आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। अब चलेंगे हम सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि मलिक इख्तियार उल दीन अल दुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अल दुनिया का जिक्र आया है और अल दुनिया ने किसको कैद किया था, तो रजिया सुल्तान को। रजिया का जिक्र आया है तो रजिया का आपको पता है कि जब दिल्ली सल्तनत आप पढ़े होंगे तो दिल्ली सल्तनत में कई अलग अलग वंशों ने जो है शासन किया है। जैसे आपके गुलाम वंश है जिसको मामलुक या इलोरी वंश कहते हैं। गुलाम वंश के बाद आपका खिलजी है, तुगलक है, सैयद है, फिर जो है लोदी है। लोदी के बाद जो है उसमें मुगल वंश आ जाता है। तो उसी में रजिया सुल्तान जो है क्या है, आपके गुलाम वंश से संबंधित शासिका है। ये पहली जो है भारत की मुस्लिम शासक महिला जो है ये। ठीक है, अगर पहली मुस्लिम शासक अगर आपसे पूछे तो रजिया सुल्तान का जिक्र आता है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक इसका शासन काल आता है, जिसमें गुलाम वंश देखेंगे तो 1206 से 1290 होता है। और रजिया की हत्या जो है कैथल में जो है डाकुओं के द्वारा 1240 जो है ईस्वी में कर दी जाती है। तो यहाँ सीधे सीधे पूछा है किस किले में रखा था, तो 53 का जो अगर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बठिंडा के किला मुबारक में। कहाँ पे, बठिंडा के किला मुबारक में जो है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमारा अगला 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग
किसके द्वारा बनवाया गया था। काफ़ी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। दीवान ए कोही, तो दीवान ए कोही की अगर हम बात करें तो दीवान ए कोही जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और यह कृषि की उन्नति के लिए था। किसके लिए था? कृषि की उन्नति के लिए था, और ये कृषि में अच्छे से सुधार हो, अच्छे से उत्पादन हो, इसीलिए इन्होंने जो है एक नए विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसे हम दीवाने को ही कहते हैं। ठीक है, और इसमें इसका मुख्य काम अगर आप देखेंगे तो सीधे सीधे था कि जो कृषक थे इनको प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करना। ठीक है, और इसमें देखिए अगर आप ऑप्शन के रूप में देखेंगे तो जैसे जलालुद्दीन खिलजी का जिक्र है, तो यह खिलजी वंश के संस्थापक थे। इनका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी होता है, जिन्होंने जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है लागू किया था, अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था, नगद वेतन सैनिकों को देना और अस्थायी सेना रखना, घोड़ा दागना, हुलिया लिखना, ये सब चीजें जो है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ठीक है, फिरोज तुगलक का जिक्र है तो ब्राह्मणों पर सबसे पहले जो है जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक का जिक्र आए तो वह फिरोज तुगलक है। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक जो कि हमारा राइट आंसर था, इसने जो है राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है देवगिरी जो है क्या किया था, स्थानांतरित किया था। ये भी चीज आप जानते रहिए। इब्न बतूता इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री जो था 1333 ईस्वी में आया था, तो ये भी आप जानते रहिए। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है 1905 में बंगाल विभाजन से पहले जो है घटी थी। तो अगर हम इस घटनाओं का जिक्र करें तो देखिए सीधे सीधे स्पष्ट रूप से उसका समय काल लिखा हुआ है। आपसे यहाँ पे आंसर में पूछा है कि 1905 में जो बंगाल विभाजन होता है तो उससे पहले, मतलब 1905 से पहले कौन सी घटना हुई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को, तो ये तो होगा नहीं, आप जानते ही हैं। काकोरी कांड ये भी 9 अगस्त 1925 को हुआ था। भारत सरकार ने इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ये भी आपको पता है। तो ये तीनों चीज़ें तो होंगी नहीं, तो जाहिर सी बात है हमारा चौथा ऑप्शन जो है चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की जो हत्या होती है वो 22 जून 1897 को होती है, जो कि 1905 के बंगाल विभाजन से पहले घटती है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन अगर हम बात करें तो दिया है कि रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में कब जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में, रॉलेट एक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या है। रॉलेट एक्ट वही था जिसे कहा जाता है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के किसी भी व्यक्ति को बिना बेवजह उसको गिरफ्तार कर दिया जाता था। ठीक है, न उसको ये बताया जाता था कि आखिर में आपका कारण क्या है, आपका दोष क्या है, न वह व्यक्ति अपील कर सकता था, न वो अपना मनपसंद वकील कर सकता था। इसलिए रॉलेट एक्ट जो है काफ़ी विरोध हुआ था। ठीक है, अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट की जो है विरोध में ही जलियांवाला बाग कांड का आयोजन होता है। ठीक है, इसी चीज़ के विरोध के लिए, क्योंकि बिना किसी को बताए जो है अंग्रेज जो है किसी भी भारतीय को उठा ले जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछा है कि रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था कब, क्या 14 जून 1921 को, 6 अप्रैल 1919 को, 2 फरवरी 1913 को, या फिर 8 मई 1920 को। तो सीधे सीधे इसका हो जाएगा 6 अप्रैल 1919। क्या हो जाएगा, 6 अप्रैल 1919। इसी दिन जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस क्या किया गया, मनाया गया, राष्ट्रीय अपमान दिवस। ठीक है, और ये रॉलेट एक्ट आया ही था इसीलिए कि राष्ट्रीय भावना को कुचलने के उद्देश्य से। ठीक है, किसके, न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, ये भी चीज आप जानते रहिए। अगला हमारा प्रश्न बना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर कौन है। माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी, क्या रामप्रसाद बिस्मिल ने की थी, चंद्रशेखर आजाद ने, उधम सिंह, या फिर भगत सिंह। ठीक है, तो आपको पता हो कि इनकी जो हत्या किया गया था उधम सिंह के द्वारा किया गया था 13 मार्च 1940 को, वो भी कैक्सटन हॉल जो भी पड़ता है लंदन में। ठीक है, ये जानते रहिए। अगला देखिए इसमें प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामलों में अभियुक्त नहीं थे, माने दोषी नहीं थे। ठीक है, अब देखिए इसमें भगत सिंह है, रामप्रसाद बिस्मिल है, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी हैं और रोशन सिंह है। तो इसमें रामप्रसाद बिस्मिल थे,
अशफाक उल्लाह खां थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी। माने राजेंद्र लाहिड़ी ये तो हैं, ठीक है। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल ये भी हैं, उसके बाद रोशन सिंह ये भी हैं, लेकिन आप देखेंगे तो भगत सिंह नहीं थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर हम, 59 नंबर तो दिया है कि चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि चंपारण सत्याग्रह 1915 में भारत आते हैं, 2 साल का रेस्ट लेते हैं महात्मा गांधी। उसके बाद सीधे बिहार में जो है 3 कठिया जो नील की खेती है 3/20 भाग पे जो है नील की खेती के लिए जो है जो बाध्य किया गया था किसानों के लिए, उसके लिए चले जाते हैं जो है कहाँ पे? बिहार। वहाँ पे ये पहला अपना सत्याग्रह करते हैं। अब इसमें देखेंगे तो इसका सीधे सीधे अगर आंसर की बात करें तो सीधे सीधे हो जाएगा 1917। भाई चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब, किस लिए हुआ था? नील सत्याग्रह इसको कहते हैं, चंपारण नील सत्याग्रह 3/20 भाग पे नील खेती के विरोध में, ठीक है। आगे देखेंगे तो 1928 में क्या था? तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है आता है, बारदौली सत्याग्रह होता है। बारदौली सत्याग्रह के सफल जो है नेतृत्व करने के कारण ही जो है वहाँ की महिलाओं के द्वारा जो है सरदार पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी जाती है। 1935 की बात की जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 आप जानते ही हैं, जिसका अधिकतम जो है अनुच्छेद जो हमारा संविधान बना है उसमें लिया गया है। 1917 में एक चीज और है, सैडलर आयोग का गठन होता है 1917 में, ये भी जानते रहिए। 1945 की बात करें तो वर्ली आंदोलन जानते रहिए। गांधी जी ने किस वर्ष अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर एक सत्याग्रह किया था? माने अहमदाबाद जो है मिल मजदूर जो सत्याग्रह हुआ था उसका आपसे डेट पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि यह हुआ था चंपारण के बाद सीधे सीधे 1918 में। 1918 में 2 चीजें हुई थी, एक तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ था और खेड़ा सत्याग्रह भी काफी आपसे गुजरात वाला पूछ लेता है। 1921 की बात करें तो एक आंदोलन होता है 1921-22 में। 1915 में गांधी जी भारत आते हैं। 1929 की बात करें तो इसमें कांग्रेस का एक फेमस जो है अधिवेशन होता है जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा जाता है। तो इस प्रकार से 60 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी जो है राइट हो जाता है। आगे देखिए सीधे हमारा भूगोल से क्वेश्चन शुरू हो जाता है। भूगोल में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। आपको पता है 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं पृथ्वी पर। अगर बीचों बीच की बात करें तो इसको हम 0 डिग्री, भूमध्य रेखा, शून्य रेखा ये जो है कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो होता है वो कर्क रेखा होता है और नीचे वाला मकर रेखा होता है, ठीक है। आपसे पूछता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो यह लगभग 13 देशों से होकर गुजरती है, ये भी आप जानते रहिए। कभी कभी आपसे ये भी पूछता है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, तो वह आपका क्या हो जाएगा? वह आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि किससे जो है भूमध्य रेखा होकर गुजरती नहीं है। गैबन है, युगांडा है, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो थाईलैंड से जो है भूमध्य रेखा हमारी जो है नहीं गुजरती है, ये आप जानते रहिए। किन किन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो उसमें इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, साओ टोम है, प्रिंसिप है, गैबन है, कांगो गणराज्य है, कांगो लोकतांत्रिक है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया और किरिबाती है। ये प्रमुख जो है 13 देश हैं जिससे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत किन देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। जब हम बाउंड्री की बात करते हैं अपने देश की तो आपको पता होना चाहिए कि कुल 9 देशों से हमारे भारत की सीमाएं लगती हैं, जिनमें 7 तो जमीन से जमीन है, स्थलीय सीमा है और 2 जल से है। 2 जल वाला कौन सा है, तो आपका श्रीलंका है और मालदीव है। 7 जो बच गए उनमें एक तो बांग्लादेश है जिससे सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। फिर है चीन जिससे 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। फिर है आपका पाकिस्तान जिससे 3323 जो है आपकी सीमा लगती है। फिर नेपाल है 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। फिर म्यांमार है 1643 किलोमीटर। फिर है भूटान 699 किलोमीटर और सबसे कम अगर आपसे पूछे तो अफगानिस्तान है जिससे हमारे देश की सीमा लगभग 106 किलोमीटर लगती है। तो
तो इतना आप जानते रहिए। तो सबसे लंबी पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, बी फॉर बांग्लादेश, और हमारा ऑप्शन भी 62 का बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत, अंग्रेजी में इसको हम व्हाइट माउंटेन कहते हैं, के नाम से भी जाना जाता है? पहला है चो ओयू, लोत्से, मकालू या फिर धौलागिरी। धौला का मतलब ही होता है, धौला का मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ या सफेद, ठीक है। तो अगर हम श्वेत पर्वत की बात करें तो श्वेत पर्वत के रूप में अगर आप देखेंगे तो ये जो है धौलागिरी पर्वत को कहा जाता है। ये नेपाल में पड़ता है और यह ऊंचाई की दृष्टि से विश्व का सबसे लंबा ऊंचा 7वां जो है क्या है आपका पर्वत है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 8167 मीटर है, जो कि नेपाल में पड़ता है। मकालू की बात करें तो ये नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे पड़ता है। ये दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8445 मीटर है। चाओ की बात करें तो ये जो है कहीं कहीं 8201 मीटर लिखा दिखता है, कहीं कहीं 8188 है। यह दुनिया का 6वां सबसे ऊंचा जो है आपका क्या है? माउंटेन है, जो कि नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे पड़ता है। लोत्से की बात करें तो इसकी ऊंचाई 8516 मीटर है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा 4था जो है नंबर पे ये पर्वत आता है। पहले नंबर की बात करें तो आपको पता ही है, जिसे नेपाल में सागरमाथा और माउंट एवरेस्ट कहते हैं, 8848, कहीं कहीं 8850 मीटर भी ऊंचाई देखी गई है। थर्ड नंबर पे बात की जाए तो कंचनजंगा है, 8516, 8586 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है। कभी कभी आपसे ये भी पूछता है कि भारत और नेपाल को कौन सा जो है ये पर्वत शिखर जोड़ता है, तो वह कंचनजंगा है, जो कि विश्व का 3रा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये थी कुछ एडिशनल जानकारी। आगे अगर हम प्रश्नों पे बढ़े 64 नंबर क्वेश्चन की, 64 नंबर में कह रहा है कि भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? अब देखिए ये आपका सीधे सीधे पारिस्थितिकी और पर्यावरण से क्वेश्चन है, तो 64 का आप देखेंगे तो सीधे सीधे 2003 वाला आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा, 64 का डी डॉग। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिम जिलों में निम्न कोटिकृत किस वन को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी विफलताओं को स्वीकार किया था कि भाई हम उनको पुनर्जीवित नहीं कर पाए। 1972 में एक चीज आप याद रखिएगा कि इसी समय जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पास होता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो पलाश है, पियाल है, साल है, सागौन है। तो 65 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉल। देखिए उत्तर देने का तरीका यही है कि आप वीडियो को पॉज कर देंगे क्वेश्चन देखने के बाद, उसके बाद अपने मन में आंसर देंगे, फिर आगे जो है वीडियो को चालू कर देंगे। आगे है बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बेसल प्रोटोकॉल खास करके जो है आपका खतरनाक जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो मैकेनिकल वेस्ट हैं, इनसे संबंधित है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे पूछा है संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो सीधे सीधे यह है जो है आपके दक्षिण कोरिया में। कहाँ पे है? दक्षिण कोरिया में। अगर हम इसकी बात करें तो यह एक 24 सदस्यीय जो है क्या है? बोर्ड है, ये आप जानते रहिए। और ये दक्षिण कोरिया में पड़ता कहाँ है? तो यह इंचियोन शहर है कोरिया का, दक्षिण कोरिया का, वहीं पे पड़ता है, ठीक है। आगे है हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण कौन सा पादप विलुप्त होने के कगार पे है? तो यह है, इसका वैज्ञानिक नाम हेलियंथन एनुअस, जिसे आप आम भाषा में सूरजमुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरजमुखी। यह जो है विलुप्त होने के क्या है? कगार पे है। 69 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाओ खोआ, ये लाओ खोआ ये दूध से बनने वाला खोआ नहीं है, बल्कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो लाओ खोआ वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में किस नदी के दक्षिण तट पर स्थित है? तो यह सीधे सीधे ब्रह्मपुत्र नदी के क्या है? दक्षिण तट पर स्थित है। अगर हम लाओ खोआ वन्य जीव अभ्यारण्य की चर्चा करें या बताएं तो आपको पता हो कि इसकी स्थापना 1972 में होती है। कब होती है? 1972 में होती है और यह लगभग 70.13 जो है वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है, ये आप जानते रहिए। और यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक बड़ा हिस्सा है और इसमें देखेंगे तो खास करके एशियाई जो पानी वाले जो है आपके क्या हैं? भैंस हैं, और एक सींग वाला गैंडा जो है क्या है? यहाँ पे निवास करता है। इसी में देखेंगे
तो वन्य जीव अभ्यारण्य में ही क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे पूछा है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहां पे है? तो जो है ये कहां है, श्रीनगर में है, ये आप जानते रहिए। आगे है भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से और जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से। ठीक है, अब इसमें भी आप जानते रहिए कि इसमें जो है मॉन्टेग्यू जो है वो भारत के राज्य सचिव थे उस समय, और चेम्सफोर्ड क्या थे, भारत के वायसराय। तो ये वायसराय थे, ये कौन था उस समय, वायसराय, और ये क्या थे, सचिव थे। जैसे मार्ले मिंटो का नाम सुने होंगे, तो मिंटो क्या थे, भारत के सचिव थे, और मार्ले ब्रिटेन में। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे है सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन तो घुमा के पूछा है, तो ये हो जाएगा 72 का ए जो है आपका क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। आगे है देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा बीच में कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। अब ठीक है, बोला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संशोधन की प्रक्रियाओं का विवरण देता है, माने संशोधन किस भाग से संबंधित है? तो ये ऑप्शन बी जो है आपका भाग जो है 20 जो है क्या है, संविधान संशोधन से है। अब अगर देखिए इसमें ये 11वां जो है भाग है, तो इसमें संघ राज्य संबंध का जिक्र है। ये आपका 13वां है, तो भारत राज्य के भीतर कोई भी व्यक्ति व्यापार वाणिज्य एवं समागम कर सकता है, इससे संबंधित है। भाग 15 की बात करें तो ये निर्वाचन से संबंधित है। तो ये आप इतनी चीजें जानते रहिए। आगे देखिए सिम दिया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद है उपाधियों के अंत से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 काफी फेमस है। 5 की बात करें तो ये नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो है स्वतंत्रता देता है, और अनुच्छेद 43 जो है किसी भी कर्मकार के लिए जो है जो काम करने वाला है उसके लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने से क्या है, यह अनुच्छेद संबंधित है 43 वाला। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल को सभी कार्यपालिक शक्तियों से संबंधित है? तो राज्यपाल के जो कार्यपालिका की शक्ति है वह किस अनुच्छेद से क्या है, संबंधित है, ये आपसे पूछा है, तो बताइए। इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 154। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 154 हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 75 का राइट हो जाएगा। अगर 157 की बात करें तो पूछेंगे सर 157 में क्या है? तो 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जो अर्हता है, जो योग्यता है, उसका जिक्र 157 में किया गया है। अगर हम बात करें 156 की, तो 156 में क्या है? तो कहेंगे कि 156 में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण रहेगा या काम करेगा, ये इसका जिक्र है। अनुच्छेद अगर 150 की बात करें तो संघ राज्यों के लेखाओं का जो प्रारूप है वो इससे संबंधित है। इतना आप जानते रहिए। हमारा आंसर जो होगा वो 75 का सीधे सीधे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 154। इतना आप जानते रहिए। संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित है? तो 4 में तो 5 में तो जो है आपका ये 6 में तो राज्य हो गया, 2 में नागरिकता है आपका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भाग जो है ये 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, और ये आपका 12 में वित्त, संपत्ति, संविधान, दाएं और वाद से संबंधित है। कोई भी व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है भारत का? ठीक है, तो ये आपसे पूछा है, तो इसकी तो भाई कोई सीमा होनी नहीं चाहिए, तो सीधे सीधे कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितनी बार भी बन सकता है। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के जो है विषय पर विचार विमर्श हेतु जो कार्यकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए रखा गया जो प्रस्ताव होता है वो क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। 79 क्वेश्चन की बात करें तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष। तो बताइए। तो इसके हो जाएगा संबंधित राज्यों के राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, 79 का ए हो जाएगा।
80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह बताया गया है, यह वर्णित किया गया है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है। बताइए किस अनुच्छेद में है? क्या अनुच्छेद 246 है, 362 है, 352 है, 287 है? तो क्या होगा राइट आंसर? तो भाई अनुच्छेद 246 में संघ राज्य शक्ति का क्या है? बंटवारा है कि नहीं? और 362 में क्या है? विशेष राज्यों के विशेष उपबंध है। 352 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। और ये आपका 356 में राष्ट्रपति शासन है और 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। 287 में बिजली पर कर छूट से संबंधित ये आपका अनुच्छेद है। तो ये दोनों तो होगा नहीं, बच गया 246, 362। तो बताइए क्या होगा? हो जाएगा अनुच्छेद 246। ठीक है। अब देखिए साइंस का क्वेश्चन है। साइंस का क्वेश्चन है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? फैराडे है, डाइन है, कैंडिला है या एंगस्ट्रॉम? तो सीधे सीधे हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पानी का जिक्र है तो पायरोमीटर है, बोलोमीटर है, एमीमीटर है या हाइड्रोमीफोन है? बताइए। तो जहां भी पानी का संबंध दिखे सीधे सीधे हाइड्रो। ठीक है। क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हाइड्रोमीटर वायुमंडल का जलवाष्प, लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व, एनीमोमीटर वायु की गति, सिस्मोग्राफ भूकंप। तो ये सिस्मोग्राफ तो सही है, एनीमोमीटर से वायु की गति भी हो जाता है। अब लेकिन ये दोनों फंसा, ए और बी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सीधे सीधे ये आपका ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि लैक्टोमीटर तो दूध की शुद्धता मापता है ना। ठीक है। क्या मापता है? दूध की शुद्धता। एनीमोमीटर वायु हो ही गया, सिस्मोग्राफ भूकंप हो ही गया, हाइड्रोमीटर आपका वायुमंडल का जलवाष्प हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। भाई जो विस्थापन क्या होता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चली गई दूरी। जैसे आप यहां से चले और यहां पहुंच गए। अब मान लीजिए इसके बीच 10 किलोमीटर की दूरी है, तो अब यहां से जा करके यहां पहुंच गए तो इसका मतलब 10 किलोमीटर आपका हो गया विस्थापन। लेकिन यहां ही से चले और गए फिर वापस आ गए तो विस्थापन कितना हो गया? 0। माने जहां से चले वहीं पे आ जाए तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि विस्थापन क्या हो सकता है? क्या विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है? कि हम कह सकते हैं कि जो है विस्थापन धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो गया। तो कौन सी बात गलत है ये आपको खोजना है। तो भाई विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, ये सही बात है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होगा, ये भी सही बात है। इसकी एसआई मात्रक मीटर ये भी है। यह हमेशा धनात्मक होगा, ये बात गलत है। और गलत का गलत क्या हो जाएगा? दोस्त हो जाएगा। तो 84 का डी क्या हो जाएगा? हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। ये हमेशा धनात्मक दूरी बल्कि देता तब हो जाता। दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, न कि विस्थापन। आगे देखिए फ़ारेनहाइट जो है पैमाने पे आपसे भापांक पूछा है, स्टीम पॉइंट क्या होता है? तो सीधे सीधे ये हो जाएगा 212 जो है फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा? 212 फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो आपको सीधे सीधे पता है जॉन डाल्टन को। जॉन डाल्टन को जो है आधुनिक जो है परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। अगला हमारा 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने जो है कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, ठीक है, न्यूट्रॉन चैडविक, फिर ये प्रोटॉन जो है रदरफोर्ड। तो ऐसे ऐसे हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया था जिससे हम लोग याद करते थे। तो यहाँ आपसे सीधे सीधे न्यूट्रॉन का पूछा है, तो न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा बताइए? जेम्स चैडविक। 88 नंबर, लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? भाई लोहे में अगर जंग लगना है, ठीक है, तो किसकी जरूरत होगी? किस अवस्था का होना आवश्यक होता है आपको बताना है, बताइए। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति से लोहे में जंग नहीं लग सकता। ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या 89 नंबर,
अम्ल राज जिसे हम एक्वारेजिया कहते हैं, ये मिश्रण होता है। यह एक इतना तगड़ा विलयन होता है, इतना मजबूत विलयन होता है कि यह जो है प्लेटिनम जैसे कठोर धातु को भी गलाने की क्षमता रखता है। तो यह किसका मिश्रण होता है तो बताइए। तो यह होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। इसका होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक और सांद्र नाइट्रिक एसिड का। यह क्या होता है? मिश्रण होता है। और इसका जो अनुपात होता है वो 3:1 में होता है। कितने में होता है? 3:1 में होता है। ये आप जानते रहिए। HCl अनुपाते आपका HNO3 हाइड्रोक्लोरिक और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये आप जानते रहिए। ये आभूषणों को साफ करने में इसका यूज होता है। आगे है जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो बताइए। तो ये हो जाएगा वॉशिंग सोडा का। ठीक है। आगे है को वीटी कल्चर के रूप में जाना जाता था अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को ही वीटी कल्चर जानते हैं। तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा 91 का क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि मछली पालन, तो मछली पालन देखिए यहाँ प्रजनन दिया है और एक होता है पालन। देखिए मछली पालन पूछे तो एपी कल्चर है, स्पीसी कल्चर। मधुमक्खी पालन एपी कल्चर है। रेशम कीट पालन पूछे तो सेरीकल्चर है। फूलों की खेती पूछे तो फ्लोरिकल्चर है। सब्जियों वगैरह का अध्ययन पूछे तो हॉर्टिकल्चर है। फलों का अध्ययन पूछे तो पोमोलॉजी है। ये सब चीजें आपके से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का जो इस्तेमाल किया जाता है। तो सीधे सीधे लाल रंग के बारे में पूछा है कि कौन देता है, किसके कारण जो है उसे लाल रंग प्राप्त होता है। तो इसका आपको सीधे सीधे आंसर हो जाएगा सेफ्रेनिन। क्या हो जाएगा? सेफ्रेनिन। यह जो है क्या करता है? यह जैविक जो है ये लाल रंग देने का काम करता है। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठन होता है, किस धातु का? तो मैग्नीशियम किसमें? माइक्रोकांड्रिया, पर्णहरित अणु, क्लोरोफिल, राइजोबियम या फिर डीएनए। तो ये भी काफी आसान है। ये आपके किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम धातु। डीएनए को प्रमुख रूप से कोशिका में संग्रहित किया जाता है। गल्जी का, साइटोप्लाज्म, नाभिक या फिर प्लाज्मा झिल्ली। तो बताइए। ये हो जाएगा नाभिक। तो डीएनए को प्रमुख रूप से नाभिक कोशिका में क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है। तो 94 का हमारा क्या हो जाएगा? बी बॉल राइट आंसर हो जाएगा। एक गुणसूत्र में क्या उपस्थित होते हैं? डीएनए लिपिड होता है, आरएनए एमिनो एसिड, डीएनए प्रोटीन, आरएनए तथा शुगर। बताइए क्या होता है? तो ये हो जाता है डीएनए और प्रोटीन होता है गुणसूत्र में। ठीक है, इतना आप जानते रहिए। अगला 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविका वाक्यांश में से किसका कथन है? ये मैडम क्यूरी का है, चार्ल्स बेबेज का है, हर्बर्ट स्पेंसर का है, लुई पाश्चर का है। तो बताइए। ये हर्बर्ट स्पेंसर का है। आगे है स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, निडेरिया, एनिलिडा। एनिलिडा और केचुआ वगैरह आ जाते हैं। तो ये हमें लगता है कि पोरिफेरा के अंतर्गत आएंगे। सीधे सीधे किसके अंतर्गत? पोरिफेरा, जिसके शरीर पे छिद्र नुमा जो है बने रहते हैं, स्पंज टाइप। ठीक है। और ये बहुकोशिकीय जो जलीय जीव जंतु होते हैं, आपको पता ही है। आगे है तिलचट्टों के शरीर में वायु किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो ये करती है श्वास रंध्रों के द्वारा। जो श्वास लेने के छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं उन्हें श्वास रंध्र कहते हैं। ठीक है, ये आप जानते रहिए। और एक चीज आपको ये भी पता है कि कॉकरोच जो होते हैं, आपको पता हो तो कॉकरोच के कक्षों की जो संख्या होती है हार्ट की, वो 13 होती है। कितनी होती है? 13 जो है हार्ट चैम्बर होते हैं। ये भी आप जानते रहिए। आगे हमारा क्वेश्चन है मनुष्यों में आमाशयी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला वह कौन सा अम्ल है जो भोजन के पाचन में मदद करता है? तो हमें लगता है बाइलरुबिन की बात कर रहा है, वही जो है जो बलगम की तरह होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड है, बोरिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है। तो इसमें आमाशयी ग्रंथियों में स्रावित होने वाला वह कौन सा है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है? तो वो दूसरा चीज है इसमें। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे HCl की बात कर रहा है। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? ठीक है। अब देखिए, जैसे कहने का मतलब ये है कि जब आप कहीं भी जाते हैं जिसको पानी नहीं चढ़ाया जाता है, ड्रिप वगैरह लगता है, तो देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि इसमें एयर न जाने पाए।
क्योंकि ये खतरनाक होता है, ठीक है, ये जीवन के लिए क्या होता है, खतरनाक होता है। अब इसमें यही है कि इसी पे देखिए क्वेश्चन बेस्ड है। हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न करता है, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है और रक्त दाब जो है कई गुना बढ़ जाता है। तो इसमें हो जाएगा कि जाहिर जब इसमें एयर ले लेगा तो रक्त के प्रवाह में क्या हो जाएगी, बाधा उत्पन्न हो जाएगी, जिससे व्यक्ति जो है क्या होता है, समस्या में पड़ सकता है। ओणम पूछा है। ओणम जो है एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो कि मनाया जाता है कहाँ पे बताइए। तो ये मनाया जाता है ओणम जो है केरल में, ठीक है। आगे है बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादिका है। तो ये है आपके भरतनाट्यम की, इसकी भरतनाट्यम की। अगला हमारा क्वेश्चन है हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध है, तो बांसुरी वादक है सीधे सीधे। हरि प्रसाद चौरसिया क्या है, बांसुरी वादक है, ये आप जानते रहिए। इनका जन्म जो है प्रयागराज में होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राज्य में गमच्छा, गमच्छा एक सांस्कृतिक प्रतीक है कहाँ का, राजस्थान, हरियाणा, केरल या फिर असम। तो ये असम का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असम में। ये सांस्कृतिक प्रतीक है जो भारतीय राज्य असम है, ठीक है। 104 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम आपसे पूछा है, तो सीधे सीधे यह किसका है, सचिन रमेश तेंदुलकर का जो है, इसका सचिन रमेश तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर का जो है ये पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। आगे है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित पहले संगीतकार कौन है, पहले सिंगर कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला था, बताइए। तो ये थे MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। 106 का ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस वर्ष से ये दिया जा रहा है, या स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो ये भी जान जाइए 2005 में, क्या हो जाएगा, 2005 में। हॉकी के मैदान का आपसे लंबाई चौड़ाई पूछा है, कितना बाई कितना होता है, 91.4 गुणे 55 मीटर, ठीक है। ये इसका क्या होता है, इतना इसका डायमेंशन होता है। 108 का बी बॉल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अब 10 ही क्वेश्चन और बचे हैं लगभग। इंडियन सुपर लीग जिसे हम ISL कहते हैं, यह किस चीज का एक चैंपियनशिप है, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर खो खो। तो यह जो है फुटबॉल का है। IPL तो आपका क्रिकेट का होता है, लेकिन ये ISL जो है क्या है, आपके इंडियन सुपर लीग जो है फुटबॉल से क्या है, संबंधित है। हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को का जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, तो आपको पता हो तो यह हुआ था जो है आपके 1986 में। कब हुआ था, 1986 में। तो राइट आंसर 110 का क्या हो जाएगा, बी बॉल हो जाएगा। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था, तो 1911 में, 1937 में, 1936 में या 1947 में। देखेंगे तो बिहार से अलग झारखंड भी टूट के हुआ था और बिहार से ही उड़ीसा होता है। तो आपसे सीधे सीधे डेट पूछा है, तो ये हुआ था 1936 में। 111 का बी बॉल। 112 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के डिजिटल नागरिक बने हैं, पहले डिजिटल नागरिक, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यह भूटान के बने हैं, कहाँ के, भूटान के। अगला क्वेश्चन है केसरिया सुप्रसिद्ध है, तो केसरिया क्या है, किस लिए सुप्रसिद्ध है, तो यह है बौद्ध स्तूप के लिए, किसके, बौद्ध स्तूप के लिए। झारखंड फिर लिखा है कैसेल ओवर ग्रेप्स के लेखक कौन है, तो बताइए। तो ये हो जाएगा विक्टर दास। 114 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, सीधे सीधे आपका क्वेश्चन है, तो यह हुआ था सन 1916 में। कब हुआ था, 1916। आगे है हाल ही में आपके प्रिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, कौन सा पुरस्कार है, प्रिजकर आर्किटेक्चर, प्रिजकर आर्किटेक्चर। तो ये डेविड चिपरीफील्ड, ठीक है। अगला है 95वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारत की द एलिफेंट विस्पर ने अवार्ड जीता। इसके निर्देशक आपसे पूछा है, तो ये भी आप तो काफी फेमस है, चर्चा में भी रहा था, कौन था, कार्तिकी गोंजाल्वेस, ठीक है।
117 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री रास्ताश्री योजना की शुरुआत की? पथश्री हो चाहे रास्ताश्री, ये कहीं में है, योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो यह किया है पश्चिम बंगाल ने। किसने? पश्चिम बंगाल ने। 118 का क्या हो जाएगा, बी बॉल हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का आर्टेमिस मिशन 2 किससे संबंधित है? किस ग्रह से? शुक्र से है, मंगल से है, बृहस्पति से है या फिर चंद्रमा से है? तो बताइए। तो यह है चंद्रमा से। किससे है? चंद्रमा से। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में WHO ने किस 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मलेरिया मुक्त 2 देश हुए हैं 2023 में, उसका आपको नाम बताना है। तो यह है अजरबैजान और ताजिकिस्तान। अजरबैजान और ताजिकिस्तान, ये आप जानते थे। 120 का क्या हो जाएगा, बी बॉल हो जाएगा। ये थे आज के 70 क्वेश्चन जीके जीएस से संबंधित। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।